तो आज हमारे टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हमें कंटिन्यू करनी है। बायोमेटालिक स्ट्रिप की एप्लीकेशंस, नंबर फर्स्ट वन है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल और मेंटेन द टेम्परेचर। It is a device used to maintain or control the required temperature। ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक ओवन में या हमारे मुख्तलिफ हम यूज करते हैं, जैसे आयरन होती है, घर में आयरन होती है, तो इस तरह से। और इसका वर्किंग क्या है? तो हम बोलेंगे कि इट यूजेस बायोमेटालिक स्ट्रिप। इसमें बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज हो रही होती है। इट यूजेस बायोमेटालिक स्ट्रिप। और इनकी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, यहां पर मैं डायग्राम बना लेता हूं। यह है इनका डायग्राम। ठीक है, अब इनके वर्किंग के बारे में, दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। यहां से हमने इलेक्ट्रिक करंट देना है, कैसे वर्क करेगी। कंस्ट्रक्शन अगर बताई है तो कंस्ट्रक्शन में कहेंगे इट इज अ बायोमेटालिक स्ट्रिप। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये जो दो मेटल्स बना के इनको जोड़ा है, तो दिस इज दी बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप है यहाँ पर जो कनेक्टेड है यहाँ पर, और इस का एक कनेक्शन कनेक्टेड है कहाँ पर? इस टर्मिनल नेगेटिव के साथ। अब इसके अगर हम और बात करें तो दिस इज द हीटिंग एलिमेंट। ये क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट। जैसे आपने हीटर में देखा है, हीटर में भी एक छोटा सा हीटिंग एलिमेंट होता है। तो अब जब यहाँ से हम करंट ऑन करेंगे, स्विच क्लोज करेंगे, तो करंट स्टार्ट होगा। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से जैसे ही करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना, तो करंट के बहने से आपको पता है कि ये वायर क्या होगी? गर्म होगी। अब ये वायर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगी, तो ये करंट ओवरऑल फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। अब ये करंट ओवरऑल जब ये फ्लो करेगा तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जाएगी। गर्म होने के बाद जब इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा तो ये अपना फंक्शन करेगी। क्या फंक्शन करती है? बायोमेटालिक स्ट्रिप का काम क्या होता है कि इट बेंड्स, ये बेंड हो जाएगी। जैसे ये बेंड हो जाएगी तो इस कांटेक्ट से इसका कांटेक्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने की वजह से इससे फ्लो होने वाला करंट भी रुक जाएगा। करंट जब रुक जाएगा तो ये फर्दर हीट नहीं होगी, मतलब टेम्परेचर जहां तक चला गया था, इंक्रीज हो गया था, अब वहां से करंट वहां पर ही रहेगा, उससे ज्यादा और नहीं बढ़ेगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही
ये वायर, ये मेटालिक स्ट्रिप ऐसा ऐसा ठंडी होगी तो फिर से ये स्ट्रेन हो जाएगी बिल्कुल और ये कांटेक्ट में आएगी। उसके बाद ये फ्लो करेगा, करंट इसमें फ्लो करेगा। तो ये प्रोसेस जो है अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा उस रेंज तक जो उसकी हाईएस्ट रेंज है, फिर उसके बाद जैसे ही कांटेक्ट टूट जाएगा तो फर्दर करंट नहीं फ्लो करेगा। ऐसा ऐसा नतीजा ये होगा कि ये वायर अपना काम भी करेगी, बायोमेटालिक स्ट्रिप, और ये पूरा जो डिवाइस बन गया है, इस डिवाइस को क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट। ओके, और ये थर्मोस्टेट हमारे इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, और इसके अलावा कई और जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इन डिवाइसेस में ये हमारा थर्मोस्टेट यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से इनकी जो वर्डिंग है वो आप वहां से एज अ नोट्स बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने क्या बताया है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन के ये डिवाइस है जो ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन या कंट्रोल करता है। और कंस्ट्रक्शन में हम बताएंगे कि इट इज कनेक्टेड विद बैटरी सोर्स और वोल्टेज एंड हीटिंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड along with the bimetallic strip. When the current flows, जब current flow करेगा, then the metal or heating, or you can say the metallic strip, bimetallic strip will get hot. When it gets hot, after certain temperature, the whole metallic strip will be bent. ये bend हो जाएगी and the circuit will be break. And after that, when it will reconnected, then the current will flow, and in this way the current will be maintained again and again. This process will go on repeating. ठीक है, तो ये होता है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट। इसे वैसे ही एक और एप्लीकेशन है नंबर सेकंड वन, वो है बायोमेटालिक थर्मोमीटर। बायोमेटालिक थर्मोमीटर, बायोमेटालिक थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मामीटर की जो डेफिनेशन है नॉर्मल के, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी इसका वही काम है, लेकिन जो हमने पहले थर्मामीटर पढ़ा था तो वो कौन सा था, वो ग्लास ट्यूब था, उसमें मरकरी यूज होता है। लेकिन इसमें क्या यूज होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज होती है। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी कि इट इज अ डिवाइस used to measure the high range of temperature. टेम्परेचर को मेजर करता है। अब ये यूज होता है हमारी व्हीकल्स होती हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां, गाड़ियों में भी थर्मामीटर लगा होता है। जैसे कि इंजन से हीट मिलती है, तो अगर उनका पार्ट इतना गर्म हो गया आग भी लग सकती है। इसलिए उससे बचने के लिए क्या होता है कि थर्मामीटर हमें बताता है कि गाड़ी का टेम्परेचर यहाँ पर इतना हो गया है। अगर फर्दर वो गर्म हो रही है तो फिर उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, पानी वगैरह उसको लगाया जाता है या रेडिएटर में पानी को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर मेजर कर सकता। अब ये किस फॉर्म में होता है, तो हम कहेंगे कि इट यूजेस, इसमें यूज क्या होती है, इट यूजेस अ बायोमेटालिक स्ट्रिप। इसमें एक बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, कॉइल की शेप कॉइल होती है और वो एक्चुअली स्पाइरल फॉर्म में होती है, स्पाइरल जिगजैग फॉर्म में होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूं, ये स्पाइरल फॉर्म में क्या है, दिस इज अ बायोमेटालिक स्ट्रिप। ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। इसका एक एंड फिक्स होता है, यहां पर हमने इसको फिक्स कर दिया। कॉइल का एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है, और एक एंड से पॉइंटर ज्वाइन किया जाता है। दिस इज अ पॉइंटर जो कि डायल पे रोटेट करता है। यहाँ पर ये डायल है,
ये यहाँ पर टेम्परेचर होता है, लेट्स सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमने ये टेम्परेचर मेंशन किया है। अब क्या होता है कि कैसे ये वर्क करेगा, वर्क कैसे करेगा, व्हेन इट विल गेट हीट, जब इसको इस हार्ड ऑब्जेक्ट से जिससे ये जुड़ा है, जहां से जब हीट आएगी, हीट ट्रांसफर करेगी इस कॉइल में, तो कॉइल क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसके ट्रांस और भी क्लोज आएंगे, इसके ट्रांस और भी क्या होंगे, क्लोज होंगे। जैसे इसके ट्रांस क्लोज होंगे तो ये जो पॉइंटर इनके साथ बंधा हुआ है ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे ये ट्रांस आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, आहिस्ता 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 क्लोज हो जाएंगे, वैसे ही ये पॉइंटर आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगा। और फिर जब टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा या फिर हम उसको कूल करेंगे, तो जैसे ये पार्ट कूल होगा तो हीट निकल जाएगी और ये ठंडक यहाँ पर आ जाएगी, तो इसलिए फिर क्या होगा, ये पॉइंटर वापस अपनी जगह लौटेगा। तो इसकी जो मोशन है वो कंट्रोल होती है विद द हेल्प ऑफ द कॉइल और इट इज अ बायोमेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, इस तरह से ये थर्मामीटर काम करता है। तो ये नोट करें, दोनों ही एप्लीकेशन से बायोमेटालिक स्ट्रिप की, बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज होती है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट में, इन बायोमेटालिक थर्मामीटर में। ठीक है, नोट कर लें दोनों। ओके, नोट कर लिया आपने। वीडियो ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं गैस लॉज। केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं, यहाँ पर हम इनको हमारे टॉपिक के मुताबिक, देयर आर 3 मेन गैस लॉज, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड जनरल गैस लॉज। गैस लॉ क्या होता है, बेसिकली दीज आर द रिलेशन बिटवीन, गैस लॉ को डिफाइन करेंगे, रिलेशन बिटवीन एनी ऑफ द 4 variables or any of the 2 variables वेरिएबल्स कौन से, जैसे प्रेशर है, प्रेशर को P से शो करते हैं, और उसके अलावा वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T एंड मास यानी M, या हम
मोल भी यूज करेंगे। तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में या तीन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है, कीपिंग द अदर कांस्टेंट, कीपिंग द अदर कांस्टेंट, तो उनको कहते हैं गेस लॉ। गेस लॉ इज द रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ द फोर वेरिएबल्स, एनी टू ऑफ द फोर वेरिएबल्स। इस जरा इनको लिखें, रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ द फोर वेरिएबल्स। स्टेटमेंट को ठीक से लिखें, रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ द फोर वेरिएबल्स। ये चार वेरिएबल में से किसी भी दो में अगर रिलेशन रखें और एक कांस्टेंट रखें तो वो जो रिलेशन होगा उसको कहेंगे गेस लॉ। जैसे वेरिएबल कौन से हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर एंड मास या नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, अब ये चार वेरिएबल्स आपस में रिलेशन बनाएंगे तो उसके लिए नंबर फर्स्ट वन जो लॉ हम पढ़ेंगे दैट इज द बॉयस लॉ। फर्स्ट वन इज बॉयस लॉ। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट ने ला दिया था 1660 में। दिस लॉ वाज proposed by रॉबर्ट बॉयल। सही है, 5। ओके लिखो दो, ओके 5 ही है। 4 और 5 बेटा कोई मसला नहीं है, 5 कहीं कोई मसला नहीं। 4 या 5 वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स। 3 भी कह सकते हैं क्योंकि लॉ पे डिपेंड करता है, 4 5 सेम है। बॉयल्स लॉ इज प्रोपोज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल, कब, इन 1660। ओके, ये लॉ किसके बीच में होता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में होता है, जबकि इनवर्स रिलेशन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ states that volume of given mass of gas is inversely proportional to the pressure clear right? Inversely proportional to the pressure keeping the temperature constant. कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। यहां पर लॉ लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, व्हाट शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर इनके कितने वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, दो के बीच में। तो 2 होता है, 3 होता है, लॉ के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो V प्रोपोर्शनली हटा के इज इक्वल एंड कांस्टेंट अपान में P, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन भी है कि एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक और डेफिनेशन है किसकी, बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ को हम इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the product of pressure and volume
always remains constant. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी प्रोडक्ट हो रही है या कांस्टेंट है लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब आपको पता है जब भी दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं तो हम उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोई कर्व बनती है, यहाँ पर कर्व कौन सी बनेगी, हाइपरबोला, कर्व विल बी हाइपरबोला। यहाँ पर अगर हम प्रेशर, यहाँ पर अगर वॉल्यूम शो करें तो दो स्टेट्स के लिए अगर हम बात करें, दो स्टेट्स यानी लेट सपोज यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो प्रेशर क्या होगा, P1 होगा। तो हम पॉइंट को यहाँ पर हमने प्लॉट किया, उसके बाद अगर प्रेशर हमने क्या किया, कम किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर P1 से P2 हो गया तो वॉल्यूम V1 से क्या हो जाएगा, V2। तो यानी यहाँ पर अगर हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, व्हाट विल यू सी, you will see that will be a curve and this curve is known as hyperbola। कर्व के टाइप होते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, लेकिन ये केमिस्ट्री में आपने शायद पैराबोला पढ़ा है लेकिन एक्चुअली दिस इज हाइपरबोला। कर्व के टाइप होते हैं, दिस इज हाइपरबोला। ये स्टेट हमारी है P1 V1 और ये स्टेट है P2 कामा V2। ठीक है, तो दो स्टेट्स के लिए हम ये लिख सकते हैं, फॉर एनी टू स्टेट्स वी कैन राइट P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेट सपोज कोई कंटेनर बनाए हम, यहां पर हमने ये कंटेनर बनाया और यहां पर लेट सपोज इसका ये है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन हमने शो किया है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस हमने बनाया है। इसके अंदर कोई आइडियल गैस प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसका इनिशियल प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर है P1, तो इस कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है। इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम V1। अब जैसे ही हम लेट सपोज इस पिस्टन के ऊपर से कोई प्रेशर रिड्यूस करेंगे, प्रेशर कम करेंगे तो पिस्टन क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। प्रेशर जैसे ही हम कम करेंगे तो पिस्टन क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब उस गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब हमने जो प्रेशर है वो P2 कर दिया है तो वॉल्यूम क्या हो गया है, V2, वॉल्यूम हैज बिकम V2। अब लेट सपोज इनिशियल प्रेशर P1 जो है वो P था इनिशियल प्रेशर, और वॉल्यूम जो V1 है वो क्या था, लेट सपोज V था। प्रेशर P था, वॉल्यूम V था इनिशियली। हमने बाद में क्या किया, प्रेशर को हाफ कर दिया, प्रेशर को हाफ कर दिया, यानी P2 का वैल्यू हमने P/2 कर दिया। अगर प्रेशर को हमने हाफ कर दिया तो इस रिलेशन के मुताबिक प्रेशर हाफ करने से वॉल्यूम डबल हो जाएगा। प्रेशर P2 अगर P/2 तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ V हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा प्रेशर अगर हाफ कर दिया है। अब दोनों की देखें प्रोडक्ट, P1 V1 इक्वल टू P1 V1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पर रखा PV, और P2 V2 मल्टीप्लाई करें तो P2 V2 इक्वल टू P/2 हमने रखना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2V रखा तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आएगा, PV आएगा। तो देखें PV यानी P1 V1 और P2 V2 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रही है एक दूसरे के, क्योंकि हमने प्रेशर जितना कम होगा उतने ही प्रोपोर्शनल से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, नोट कर लें यहां तक।
ओके, आपने लिख लिया होगा। अब आएंगे जो नेक्स्ट लॉ है, दैट इज चार्ल्स लॉ। सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ। साइंटिस्ट चार्ल्स ने एक लॉ दिया है, किसके बीच में? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। दिस लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स and it states that this law states that for a fixed mass of gas, यहां पर इसके वर्ड्स थोड़े चेंज करते हैं, for a fixed mass of gas, volume is directly proportional to the absolute temperature वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर करते हैं, नॉट जीरो केल्विन। याद रखें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। तो इसकी मैथमेटिकल क्या होगी इक्वेशन? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर वेयर पी प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम देखें कि वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम ही रखना है, बाकी मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे? टी। ओके, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। यहां पर चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशो बन रहा है, इसलिए हम इसकी और डेफिनेशन क्या बताएंगे कि ratio of volume and temperature is always constant at constant pressure in the Charles law। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, this can be defined in other way, at constant pressure ratio of volume to the temperature is always constant। At constant pressure, the ratio of the volume to the temperature is always constant। अगर हम दो स्टेट्स की बात करें, फॉर टू स्टेट्स, एक स्टेट हमारी V1 अपान T1 होगी, दूसरी स्टेट हमारी V2 अपान T2 होगी। तो ये दो स्टेट्स के लिए जो रेशो होगा वो क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट मिलेगा। अब जैसे कि दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी, ग्राफ किसके बीच में? बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर लिखते हैं, वॉल्यूम वाई एक्सिस पर। तो ये हमें क्या मिलेगा? एक, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। graph will be a straight line। राइट साइड लिख लिया है आपने?
ओके, तो अब ये जो ग्राफ है, हम अगर एक्चुअल ग्राफ बनाना चाहें, एक्चुअल ग्राफ कैसे बनेगा? ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हमें टेम्परेचर रखना है। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन में मेजर करेंगे, अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे तो जस्ट स्केल को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर है वॉल्यूम। अब ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, ग्राफ इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, है स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर को हमने किस में मेजर किया है? यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ उस गैस का वॉल्यूम है। इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको वाई एक्सिस पे दिख रहा है, ये उसका वॉल्यूम क्या है? वी नॉट। कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन। 273 केल्विन टेम्परेचर गैसेस के लिए, यानी वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वो ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम और कूल करेंगे टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम 0 से माइनस में जाएंगे टेम्परेचर, ये लेट सपोज -100 -200 इस तरह से अगर हम ये जाएं तो यहाँ पर ये टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 केल्विन। जब यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो आहिस्ता आहिस्ता 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -273 तक आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जैसे नेगेटिव में जा रहा है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसलिए हम जब गैसेस को कूल करेंगे तो उनका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, तो फाइनली वो अपना स्टेट चेंज करेंगी, मतलब वो कंडेंस हो जाएंगी, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, और ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर एक्सिस, और ये उनका टेम्परेचर। 0 केल्विन जो टेम्परेचर है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो। अगर आ जाए बात एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो हम कहेंगे वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है गैसेस का वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which the volume of all the gases is expected या becomes 0, all the gases becomes वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस 0 हो जाता है, या फिर हम कहेंगे जिस टेम्परेचर पर जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। इस तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच all the gases are liquefied, all the gases are liquefied, लिक्विड में तब्दील हो जाएं तो उस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अब जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, उसकी अगर हम लिक्विफिकेशन पॉइंट देखें जहां पर वो कंडेंस होती है तो वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 273 माइनस के पहुंचने से पहले पहले वो गैसेस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड में तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। तो इस टेम्परेचर कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एंड टेम्परेचर कौन सा है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फारेनहाइट में हमने पढ़ा था -459.67 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर इज कॉल्ड, इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर इसका भी अगर एक सिलेंड्रिकल डायग्राम बनाएं और उसका रेशो देखें कांस्टेंट कैसे रहता है,
तो वो भी एक आसान चीज है। अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें, लेट सपोज ये है कंटेनर, ये कंटेनर है और इसमें कोई भी आइडियल गैस मौजूद है, एयर इज प्रेजेंट आइडियल गैस। अब इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। इनिशियली वॉल्यूम क्या है, V1 है, और V1 को अगर आप शो करना चाहें, लेट सपोज इनिशियल वॉल्यूम V है और इनिशियल टेम्परेचर है T, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी इनिशियल वॉल्यूम है V, इनिशियल टेम्परेचर है T। अगर देखें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर इसको दें तो मॉलिक्यूल्स मोशन बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे। तो ये पिस्टन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। थोड़ी देर के बाद अगर हम देखेंगे टेम्परेचर हमने जैसे ही T2 कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर T2 कर दिया है तो इनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, V2 हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब जो T2 है वो हम अगर यहाँ पर रखें कि वॉल्यूम V2 जो है वो डबल हो गया है, तो टेम्परेचर हमने कितना कर दिया था, ट्वाइस कर दिया था। जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें इनका रेशो बनाएंगे V1/T1, ये आ रहा है V/T, और यहाँ पर देखें 2V/2T, ये किसका रेशो है, V2/T2 का, V2/T2, ये रेशो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2V/2T। ये 2 तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा, V/T। तो आपने देखा कि जो रेशो है दो स्टेट्स के लिए वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम टेम्परेचर को ट्रिपल कर दें तो वॉल्यूम ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह से 4 टाइम करेंगे टेम्परेचर को तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हर किसी की लिमिट होती है, ऐसे नहीं कि बस इनफाइनाइट तक, नहीं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। एट कांस्टेंट प्रेशर पर ये कुछ करना चाहिए हमें। यहाँ पर वही ग्राफ हमने इस तरह से ही अगर प्लॉट करना चाहें, लेट सपोज कि हमने टेम्परेचर हमारा यहाँ पर T1 है तो वॉल्यूम हमारा लेट सपोज V1 है, इसलिए हमने टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाया यानी T2 कर दिया टेम्परेचर को, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, T2 कर दिया, वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो यानी यहाँ पर एक पॉइंट हमें प्लॉट होके मिलती है और दूसरी पॉइंट यहाँ पर। तो फिर हमने इनको जैसे ही ज्वाइन किया तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये V1 T1 और ये V2, यहाँ T2 V2। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम करते हैं सम अप, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है और हमने आज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ पढ़ा और उसके अलावा हमने प्रीवियस टॉपिक जो थी थर्मल एक्सपेंशन में बायोमेटालिक स्ट्रिप की एप्लीकेशन देखी, और बाकी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा कल, दैट विल बी द जनरल गैस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एब्सोल्यूट जीरो रिवाइज करना दोबारा।
हाँ, एब्सोल्यूट जीरो रिवाइज करें। Absolute zero is that temperature at which the volume of the gases becomes zero। यानी टेम्परेचर जो 0 केल्विन है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सब गैसेस जो हैं वो लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं। जब गैसेस ही नहीं रहेगी तो उसका वॉल्यूम भी नहीं होगा। नहीं पड़ेगा। शुक्रिया सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर के फर्स्ट ईयर जी केमिस्ट्री में त बॉयस लॉ जो जेको ग्राफ आहे उहो पैराबोलिक आहे, तव्हां हिते चयो था हाइपरबोला, पोइ सही कहिड़ो आहे, पैराबोलिक आहे या हाइपरबोला आहे? हाणे इन जे लाइ मां तव्हांखे छा चवां, मां त ईअं चवंदो फिजिक्स वारो सही आहे। एक्चुअली वाकई केमिस्ट्री में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक जे करे वो आहे एक्चुअली ग्राफ जेको आहे वो हाइपरबोला आहे एक्चुअली मैथमेटिक्स वो मुताबिक। सर मैट्रिक में त उहो फिजिक्स जो आहे पोइ उते कहिड़ो आहे? बाबा ॿुधायां जो तो हाइपरबोला थींदो आहे, पैराबोला नाहे। अच्छा सही आहे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बायोमेटल के थोड़ो डिफाइन त कजो। कंहिंखे? बायोमेटल। सॉरी, बायोमेटलिक साईं, बायोमेटलिक। बाबा बायोमेटलिक, बाय मींस टू, मेटलिक मींस कंपोज ऑफ मेटल्स। टू मेटल्स खणी करे उनखे पाण में जॉइन कंदासीं, वेड कंदासीं त उहा बायोमेटलिक स्ट्रिप बणिजी वेंदी। मेन टू मेटल्स आर जॉइन टुगेदर देन इट विल बिकम अ बायोमेटलिक स्ट्रिप। पोइ जॾहिं उनखे हीट कबो आहे त उहा थोड़ी एक्सपेंशन जे करे बेंड थी वेंदी आहे। थैंक यू सर। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाइपरबोला जो मतलब छा आहे सर? बाबा हाइपरबोला कर्व जो नालो आहे। मतलब जेको बॉयल्स लॉ में कर्व ठहंदो उनखे हाइपरबोला चवंदा। हाँ, जीअं फिजिक्स में असां पढ़ंदा आहियूं पैराबोलिक पाथ हूंदो आहे न, हुन में प्रोजेक्टाइल मोशन में। जी जी, पैराबोला। जेकॾहिं चऊं था पैराबोला छा आहे त चवंदासीं पैराबोला हिकिड़ी कर्व आहे, उनजी इक्वेशन हूंदी आहे जेका असां पढ़ंदा आहियूं। पैराबोलिक जेका ट्रेजेक्टरी वारी इक्वेशन हूंदी आहे, त हर हिकु कर्व जी का न का इक्वेशन हूंदी आहे। त हिते जेका असांजी हीअ कर्व आहे उनजो नालो आहे हाइपरबोला। ऐं साईं तव्हां चयो त बायोमेटालिक थर्मोस्टेट टेम्परेचर खे मेंटेन कंदी आहे, इहो कीअं थी करे मेंटेन, थोरो सम्झायो। टेम्परेचर जो मेंटेन मां तव्हांखे ॿुधायमि बायोमेटालिक थर्मोस्टेट में। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट में हिन जीअं असां हुनखे करंट ॾींदासीं, हीटिंग एलिमेंट बि हूंदो न, हिन जगह ते बायोमेटालिक स्ट्रिप लॻल आहे। हाणे हिते कॉन्टेक्ट थियल हूंदो आहे बायोमेटालिक स्ट्रिप जो, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं असां करंट ॾींदासीं, करंट फ्लो कंदो, फ्लो करण जे करे हीअ जेका बायोमेटालिक स्ट्रिप आहे इहा छा थी वेंदी, हार्ड थी वेंदी। हार्ड थियण जे करे हीअ थोड़ी बेंड थी वेंदी आहे। हाणे जीअं हीअ थोड़ी बेंड थी वेंदी त हितां कॉन्टेक्ट टुटी पियो न, कॉन्टेक्ट जीअं टुटी पियो त हाणे करंट फ्लो न कंदो। हाणे जेसिताईं करंट पहिरियों फ्लो करे पियो ऐं टेम्परेचर लेट सपोज टेम्परेचर थियो हुयो मिसाल जी ॻाल्हि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, त हाणे हेतिरो ई टेम्परेचर रहंदो, छाकाणि त हाणे करंट टुटी पियो त हाणे इहा फर्दर गरम न थींदी। ठीकु आहे। हाणे वरी जॾहिं इहा थधी थींदी, आहिस्ता आहिस्ता थधी थींदी, कूल थींदी, त पोइ वरी इहा स्ट्रेट थी वेंदी। वरी जीअं स्ट्रेट थी वेंदी त उन वक़्तु टेम्परेचर रिड्यूस थी वेंदो। मिसाल जी ॻाल्हि टेम्परेचर 40 थी वियो त इहा स्ट्रेट थी वई। स्ट्रेट थियण जे करे वरी करंट फ्लो कंदो, वरी साॻियो ई चक्कर थींदो, वरी टेम्परेचर हिते पिनंदो, वरी टेम्परेचर हिते पिनंदो। माना हिन रेंज में जेको आहे टेम्परेचर छा कंदो, कंट्रोल रहंदो, मेंटेन रहंदो। सर ऑटोमेटिक जॉइन थींदो पाणी? हाँ हाँ, इहा स्ट्रेट थींदी, थोड़ी पासिरी थींदी, वरी स्ट्रेट, वरी पासिरी, वरी टेम्परेचर जे करे आहे न। हार्ड थींदी त माना एक्सपेंड थींदी, वरी थोड़ी कूल थींदी त वरी सीधी थी वेंदी। उम्मे फरवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो दूसरी डेफिनेशन बताई कि इसमें सब लिक्विफाई हो जाएं गैसेस। जी जी सर, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो पे तो गैसेस की थर्मल एनर्जी पूरी तरीके से जीरो हो जाती है, यानी वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो फिर ये लिक्विफाई कैसे होंगे? बॉइलिंग जीरो हो जाता है ये नहीं कहेंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो नाइट्रोजन गैस है
अब नाइट्रोजन को आप कूल करें, ठंडा करें, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे ही 0 से -1, -10, -100, अब -196 तक जब टेम्परेचर आ जाएगा तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, क्योंकि उसकी कंडेंसेशन पॉइंट होती है वो। अब इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन गैस है या जो भी गैस है, वो सारी गैसें उनकी कोई ना कोई पॉइंट होगी, कंडेंसेशन पॉइंट। तो इस टेम्परेचर से पहले 273 माइनस के, इससे पहले जो सारी गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, इसलिए इस टेम्परेचर क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है सर, मतलब जिस टेम्परेचर पे जो गैस लिक्विफाई हो रही है हम उसको कह सकते हैं? नहीं, उसको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो टेम्परेचर जो है उसका कंडेंसेशन पॉइंट है। हमने ये सारी गैसेस को कहा है, सिर्फ उस गैस का नाम नहीं ले रहे, सारी गैसेस के लिए कहेंगे। मतलब इस टेम्परेचर को सिर्फ और सिर्फ इस टेम्परेचर को कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, मतलब इससे पहले यहाँ तक सारी गैसेस किस फॉर्म में होंगी, किस फॉर्म में होंगी, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, यस सर। ओके सर, थैंक यू। बस ओके बेटा, थैंक यू, टू बी कंटिन्यूड टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।